नमस्कार, मैं कुमार प्रबोध और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आमने सामने में। हमारे सामने मौजूद हैं मेधा पाटकर जी। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बताने की ज़रूरत है नहीं, अपने आप में एक नाम है मेधा पाटकर। और जिस तरीके से पूरी ज़िंदगी इनकी संघर्ष से भरी हुई रही है, उसके बाद बहुत कुछ बताने की ज़रूरत नहीं रह जाती है। फ़िलहाल पटना में है और पटना में जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय की बैठक चल रही है, उसका सम्मेलन हो रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से जो अलग अलग चीज़ों को लेकर, अलग अलग समस्याओं को लेकर जो आंदोलन में जुटे लोग हैं, उनकी बैठक, उनका सम्मेलन पटना में चल रहा है। मेधा पाटकर जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। क्या मकसद है पटना में जुटने का? एक तो ये 11वां द्वैवार्षिक अधिवेशन है जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय का, जिसकी प्रक्रिया के अब 22 साल पूरे हुए हैं। आज की विशेष परिस्थिति में इन आंदोलनों का जुड़ना और समन्वय के साथ एक ताकत को आगे बढ़ाना और एक दूसरे को समर्थन देना ही नहीं, तो आज की राजनीति और अर्थनीति को हम चुनौती क्यों दे रहे हैं, इसकी स्पष्टता अपने अपने कैडर्स के बीच में भी करते हुए एक रणनीति आंकना, ये मकसद होता है इस द्वैवार्षिक अधिवेशन का। आज जो हम फासिस्ट प्रवृत्तियां दिख रहे हैं राजनीति में, और ये डीमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण के जैसे अर्थनीतिक निर्णयों में, उन पूरे मुद्दों पर सोच जारी है। भोजन का अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार हो, ये तक लोगों को नहीं मिल रहा है। गैर बराबरी बराबर बसी हुई है। राष्ट्रवाद विरुद्ध राष्ट्रद्रोह की बात उछाली जा रही है। तो ये धर्म और जाति की राजनीति हमें मंजूर नहीं है, और केवल दलीय चुनावी नहीं, पर जन आंदोलनों की जो राजनीति है वो एकत्रित हमको आगे बढ़ानी है। अब पटना एक ऐसी जगह है कि जो एक केंद्र बन गई है मोदी शासन के मॉडल को या उनकी राजनीति को चुनौती में सफलता हासिल करने के बाद। शराबबंदी जैसे मुद्दे और निर्णय के साथ भी हम लोग हैं, तो हमको लग रहा था कि बिहार के हमारे सभी साथी जो संघर्ष भी जारी रखे हुए हैं, ऐसा नहीं कि संघर्ष समाप्त हुआ है, पर वो चाहते थे कि यहीं आए और नदियों से लेकर फराक्का से लेकर फोरबेसगंज तक की बात, या शराबबंदी से लेकर भूमि अधिकार तक की बात यहाँ से गूंजे। लेकिन अभी कुछ दिन पहले मैं आपको कहीं पढ़ रहा था या सुन रहा था, आपने कहा कि अब एक्शन में आने का समय है। तो चर्चा करेंगे केवल, या फिर एक्शन में भी आएंगे? नहीं, एक्शन में लगे हुए लोग 3 दिन एकत्रित आते हैं चर्चा विचार के लिए, जो बेहद ज़रूरी होता है। अभी हम देख रहे थे कि कौन कौन लोग आपके सम्मेलन में आ रहे हैं। ढेर सारे लोग आ रहे हैं, पूरे देश के लोग आ रहे हैं। चर्चित लोग हैं, संघर्ष के लिए जिनकी पहचान रही है वो लोग हैं। लेकिन देख रहा था मैं कि उस सूची में उमर खालिद, तिस्ता सीतलवाड़, ये लोग भी शामिल हैं। क्यों नहीं शामिल होंगे? वो भी बिल्कुल ही सेक्युलर फोर्स का हिस्सा है इस देश का, जिसके हिस्सा नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और कई सारी राजनीतिक पार्टियां हैं। कांग्रेस है, वाम मोर्चा है, और ये कोई पार्टी के लोग भी नहीं हैं। ये लोगों ने उनका कार्य जो किया है वो जाति, धर्म या राष्ट्रवाद के नाम पर जो गलत राजनीतिक सोच बढ़ाई जाती है या दंगे फसाद होते हैं, उसके खिलाफ कार्य कर रहे हैं। ये सब शांति चाहने वाले हैं। यूपी के हैं उमर खालिद, इनका चेहरा आप देखिए, वो क्या पाकिस्तानी राष्ट्रद्रोही आतंकवादी है। आपको कश्मीर में जो लोग गोलियां बरसा रहे हैं, जो आतंकवादी, वो भी सेकुलर नजर आते हैं मेधा पाटेकर जी। कश्मीर में अभी कितने आतंकवादी क्या मिलिटेंट है, इसकी जांच वहाँ जाकर आपको करनी चाहिए। मैं अभी कश्मीर जाके आई हूँ, और वहाँ खुद मिलिटेंट्स का ये कहना है कि जो पहले बहुत बड़ी संख्या में होते थे, उनमें अब 200-250 भी नहीं रहे। और जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जैसे एकत्रित आकर बनी हुई ताकत है, जिसके कैलेंडर पर आज स्ट्राइक चलता है, जनता एक सत्याग्रही रूप लेती है, उन्होंने शस्त्र कभी का छोड़कर ही ये आंदोलन का रास्ता लिया है। आपकी इतनी बातें तो समझ में आती नहीं, लेकिन हमको तो इतनी बात समझ में आती है कि उमर खालिद बुरहान वानी को चे ग्वारा जैसा क्रांतिकारी बतलाते हैं। मुझे ये पता नहीं है, पर क्रांतिकारी मतलब बुरहान वानी के हाथ में तो शस्त्र था ही नहीं, कभी लिया भी नहीं था। बुरहान वानी केवल, आप सर्टिफिकेट दे रही हैं मेधा पाटकर जी? मुझे जो दिखाई दिया और लोगों से जो बात की उससे मैं बता रही हूँ। अगर वो झूठ है तो आप साबित करें। अभी एक HRD की कमेटी की रिपोर्ट आई है कि तिस्ता सीतलवाड़ ने केंद्र सरकार से पैसा लिया
सर्व शिक्षा अभियान का पैसा 3 करोड़ रुपया लिया और उस पैसे से नफरत फैलाई। उनसे उससे पहले जो उन पर आरोप लगे उस पर हम नहीं जाते हैं, अभी ताज़ा आरोप है, इसलिए अक्टूबर में वो रिपोर्ट आई है। आजकल रिपोर्ट कुछ भी निकाल सकते हैं मोदी शासन। हम लोग नर्मदा में देखते हैं 45,000 परिवार हैं, आप अभी चलिए मेरे साथ और देखिए डूब क्षेत्र में, और ये कहते हैं बैलेंस जीरो, सबका पुनर्वास हो गया है। हम उस मसले पर बाद में आपसे बात लेकिन करेंगे। तीस्ता सेटलवाड़ की बात मैं कहती हूँ आपको, क्योंकि उनके पिताजी एक बहुत बड़े अधिवक्ता रहे हैं, ये भी करीबन अधिवक्ता ही है, और इनका गुनाह अपराध अगर है तो पहला ये है कि 120 लोगों को आजीवन कारावास हुआ, केवल उनकी तरफ से नहीं, केवल उन्होंने जो कोर्ट में केसेस डाली गुजरात के दंगों को लेकर, उसके कारण तो इसलिए उनको टारगेट बनाया जा रहा है। बाकी सारे काम जितने अगर उन पर आरोप है वो सब धुल गए, चूंकि उन्होंने पिटीशन डाली। आरोप है तो कोर्ट में केस चलनी चाहिए, लेकिन इस प्रकार की हैरेसमेंट करने की और नए नए रिपोर्ट लाने की कोई जरूरत नहीं थी। एक सवाल मेरा जी हमारे दिमाग में बार बार गूंजता है कि आखिर ये एनजीओ ब्रांड जो लोग हैं, जो फोर्ड फाउंडेशन से पैसा लेते हैं, जिनको विदेशों से पैसा आता है, ऐसे लोगों को लेकर आप कोई आंदोलन खड़ा करना चाहती हैं? नहीं, हम लोग उनके साथ आंदोलन खड़ा करते हैं, केवल ऐसा नहीं है, लेकिन उनके ऊपर कौन आरोप लगा रहे हैं? जो हर प्रकार से एफडीआई ला रहे हैं देश में, जापान में जाकर बुलेट ट्रेन ला रहे हैं, डिफेंस के क्षेत्र में भी एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, वो गलत है तो हम भी उनको नैतिक अधिकार नहीं है, आंदोलनों को नैतिक अधिकार है, लेकिन आज जो तीस्ता सेटलवाड़ या ऐसी जो एनजीओ चला रहे हैं उन्हीं को क्यों टारगेट किया जा रहा है? भाजपा के परिवार के एनजीओ पर भी उंगली उठानी चाहिए। नहीं, वो इसका कारण कुछ अलग है, और कारण यही है कि वो सेक्युलर है, वो सर्वधर्म भाव समभाव को मानती है, और तीस्ता सेटलवाड़ कोई ऐसे गरीब घर की नहीं है कि जिसको कुछ लाख रुपए के लिए भीख मांगनी पड़े। अब आप अगर प्रमाण पत्र दिए, हम तो देख रहे हैं कि जितने भारत में जितनी भ्रष्टाचार की जितनी कहानियां आई हैं, ज़्यादातर उसमें बड़े लोग ही शामिल हैं, छोटे लोग शामिल हैं। छोटे लोगों का ईमान ज़्यादा बड़ा होता है। मेरा जी आपसे बेहतर कौन जानता होगा। खैर, हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर उन छोटे लोगों में नहीं, अभी आप बड़ी लोग बता रहे थे अडानी अंबानी की तुलना में। नहीं, हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये जो आपके जन आंदोलन की स्थिति है, ये आप समाजवाद की बात भी करेंगे, लेकिन अभी इनकी बात है। देखिए, नारे लगाना, भीड़ को सम्मोहित कर देना, ये एक अलग बात है, लेकिन उनको भीड़ को सम्मोहित करके और किसी सार्थक दिशा में ले जाकर कोई परिणाम निकाल लेना किसी आंदोलन के जरिए, ये बेहद टफ हो गया। और आज के समय में जो सबसे बड़ी बात हमको नजर आती है, ये इसलिए टफ हो गया क्योंकि विश्वास लोगों का उठ गया है। ऐसा क्यों? नवनिर्माण आंदोलन से निकले हुए नेता आज बिहार के राजनीति में सत्ता पर बैठे भी है, और सत्ता तो बैठे उदाहरण तो कई प्रकार के। ममता बनर्जी भी सत्ता पर है, नहीं, क्या वो नहीं निकली आंदोलन? सत्ता में बैठ के वो लोग क्या कर रहे हैं जनता देख रही है ना, जनता को निराशा हो रही है। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। हम भी इसीलिए तो बाहर है, हम इसीलिए तो खड़े हैं, आप भी हैं। आप और हम मिलकर आइए, इनकी जो गलतियां हैं वो सुधारने के लिए उनको मजबूर करें, जो सही है उसका साथ दें। आप तो सुधारने गई थी आम आदमी पार्टी में, और नहीं, मैं आम आदमी पार्टी को सुधारने नहीं गई थी, व्यवस्था को सुधारने गई थी ना। व्यवस्था को सुधारने की बात तो हमारी पहले से मंजिल बनी हुई है। लेकिन क्या हसर हुआ आपने देखा ना, आपने देखा कि आपके नेक इरादों का क्या हसर हुआ वहाँ पे? हसर कुछ नहीं हुआ, नेक इरादे बने रहे, हमने कोई समझौता नहीं किया। आपने समझौता नहीं किया तो बाहर आपको आना पड़ा। नहीं तो बाहर हम ही ने निर्णय लिया, अंदर जाने का भी हम ही ने निर्णय लिया, किसी को पूछ कर नहीं लिया। ये निश्चित रूप से जो हमको बार बार महसूस होता था, फिर से एक बार साबित हुआ कि दलीय राजनीति, चुनावी राजनीति में वो गहराई नहीं है, और यह फिर इतनी गंदी हो चुकी है कि आप जाएंगी तो खुद उसमें मैली हो जाएंगी। नहीं, वो व्यक्तिगत महिला ढोने का सवाल नहीं है। व्यक्तिगत नहीं, आप जिन उद्देश्यों को लेकर चली हैं वो कभी पूरा नहीं हो सकते हैं वहाँ पे। हाँ, कुछ ऐसा ही, कुछ हद तक पूरा हो भी सकता है। चलिए, हम फिर से और भी बात करेंगे मेधा पाटेकर जी से, लेकिन फिलहाल ब्रेक का समय चला। छोटे से ब्रेक के बाद हम तुरंत हाजिर होते हैं, कहीं जाइएगा मत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम आमने सामने में। हमारे सामने मौजूद है मेधा पाटेकर जी। मेधा पाटेकर जी, एक तो जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय है, नर्मदा बचाओ आंदोलन है, लड़ रही हैं आप। उससे अलग हम देखते हैं कि आप समाजवादियों के एकता की भी कोशिश कर रही हैं, और पटना में कुछ दिनों पहले आपने समाजवादियों को जुटाया था। अलग अलग जगहों पर उनकी आप इसकी आवाज़ उठा रही हैं। क्या है ये कोशिश? देखिए,
जन आंदोलन कोई अराजनीतिक नहीं है। हमारी राजनीति किस विचारधारा के आधार पर है, ये महत्व है। वो सत्ता, पूंजी और बाजार के आधार पर नहीं होनी चाहिए। और इसलिए जब हम लोग आज के परिप्रेक्ष्य में संविधान की चौखट में अहिंसक मार्ग से परिवर्तन चाहने वाले हैं, तो हमारी राजनीति बहुत सोच विचार के साथ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जनतांत्रिक समाजवाद होनी चाहिए, इस निष्कर्ष पे हम आए। राज्य के सत्तावादी कंट्रोल के तहत, नियंत्रण के तहत समाजवाद नहीं पल सकता है। तो जैसे कि सालों पहले 1934 से लेकर एक कांग्रेस से भी निकला हुआ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का समूह बना, और कोई नहीं, जयप्रकाश नारायण जी उसके महासचिव बन गए, और उसमें यूसुफ मेहर अली जी से लेकर राम मनोहर लोहिया जी से लेकर नागा गोरे और एस एम जोशी से लेकर तमाम लोग शामिल थे। और उनकी जो बातें, नंबूद्रिपाद भी उसका हिस्सा थे, और उनकी जो उस समय का एजेंडा है, अगर आप देखेंगे तो आप महसूस करेंगे बराबर वही एजेंडा आज देश को ज़रूरी है। लेकिन जनता समाजवाद को किन के नाम से जानती है? समाजवाद, उसको जनता को मतलब समझ में आता है समाजवादी पार्टी। समाजवाद वो उसको लिंक करती है राष्ट्रीय जनता दल से। समाजवाद वो उसको देखती है, उस समाजवाद की जब चर्चा होती है तो वो जनता दल यूनाइटेड की ओर उसकी आंखें निगाहें जाती है। ये लोग जो जिस तरीके के समाजवादी हैं, इसने तो समाजवाद को लेकर पूरे देश में लोगों के बीच अनास्था पैदा कर दी है ना मेघा दी। भाई शासन, सुशासन, विकास, सब मुद्दों पर अलग अलग परिभाषाएं होती हैं। समाजवाद की अपनी परिभाषाएं बनी हुई हैं। अब वो संविधान का हिस्सा है। आप क्या कहेंगे कि ये लोग संविधान बनाने वाले लोग हैं? तो नहीं है, संविधान अपना बना हुआ है, और वो संविधानिक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से लेकर पूरे पार्लियामेंट में बना है। उसमें जो समाजवाद है वो क्या है? सभी नेताओं को इसका जवाब देने के लिए आप कहिए। हम इसका जवाब अपने आप देकर, जो जनता समाज का एक एक तबका, श्रमिकों का, मेहनत कशों का, प्रकृति पर जीने वालों का, सर्वधर्म समभाव में, अमन शांति में मानने वालों का है, महिलाओं का है, युवाओं का है, एक एक अधिकार के लिए लड़ने वालों का है, उस तबके के प्रति नीतियाँ और परिवर्तन, एक नज़रिया भी बनाने को हम समाजवादी प्रक्रिया मानते हैं। ये आपकी सोच है, लेकिन किसी ब्रिटिश लेखक ने कहा कि समाजवाद एक ऐसी टोपी है कि जब जिसको सुविधा मुताबिक नजर आती है वो पहन लेता है उसको। तो हर टोपी के बारे में कहा जा सकता है। मेरा जी इसी बिहार में ऐसे जिले थे जहाँ का कोई अनपढ़ भी आदमी है, जिसने कोई कखा नहीं पढ़ी होगी, वो भी समाजवाद पर बड़ी बड़ी बातें करता था। हमारे मधेपुरा में मैंने खुद देखा है कि मधेपुरा का एक आम आदमी भी समाजवाद पर 2-4 घंटे बोल सकता था, लेकिन अब कोई समाजवाद की चर्चा नहीं करता। उसके मन में इतनी विरक्ति हो चुकी है, इतनी अनास्था पैदा हो चुकी है, तो वैसे लोगों को समाजवाद से जोड़ने की कोशिश आप कैसे करेंगे? आज तो भाषा में ही नहीं, पूरे एक संस्कृति में परिवर्तन लाने की कोशिश राजनीति ने ही की है। आज विकास को जो तंत्र और मंत्र बनाया है, वो भी तो केवल मॉल्स और बड़े बड़े हाईवेज और फ्लाईओवर्स में समाया हुआ है। हम जिसको रोजी रोटी, कपड़ा, मकान देने वाला विकास कहते हैं, प्राकृतिक निरंतरतावादी विकास को मानते हैं, वो शब्द वही होते हुए अलग अलग अर्थ से इस्तेमाल होता है। पर मैंने ये भी देखा है कि बिहार में वो स्पिरिट है जो कि सांप्रदायिक तत्वों को एक हद के आगे बढ़ने नहीं देता है। बिहार आज भी कर्पूरी ठाकुर जैसे मुख्यमंत्री को याद करता है। बिहार आज भी शराबबंदी की बात उनके समय की फिर से उठाता है, और बिहार वो भी है जहां से नवनिर्माण आंदोलन शुरू होता है। तो आप बिहार को कम मत लिखिए। हम कहाँ बाहरी या बिहारी की बात नहीं है। हम कम कहाँ देख रहे हैं? हम तो कह रहे हैं आप कह रहे हैं कि बिहार के लोगों को समाजवाद क्या है समझता नहीं है, ऐसा नहीं। अब जो अभी तो बिहारी है। नहीं, मैं हूँ बिहारी, लेकिन मैंने देखा है कि जो बिहार में जो कभी स्कूल नहीं गया, मुझे एक आदमी मिला मधेपुरा में, मैंने अपने, वो मेरे पत्रकारिता के पूरे काल का सबसे अविस्मरणीय क्षण होगा कि एक आदमी मिला, मैंने पूछा आपने पढ़ा है? नहीं, मैं कभी स्कूल नहीं गया, और उसने समाजवाद पे 2 घंटा मुझे भाषण सुनाया। तो वो स्थिति मैंने आज से 15 साल पहले तक देखी है। आज की स्थिति समाजवाद की चर्चा करने, आप किसी कम उम्र के लड़के से पूछें, जो युवा से पूछें, वो समाजवाद की बात नहीं करता है, उसको पता नहीं समाजवाद क्या है। और समाजवाद की अगर बात होती है तो उसके जहन में आता है समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल। अपनी शिक्षा नीति बदली हुई है। ये केवल किसी एक पार्टी के बदौलत ही नहीं,
शिक्षा की नीति में ओबामा को जाने और अंबेडकर को नहीं जाने, इस दिशा में आज की नई टेक्नोलॉजी जो शिक्षा का माध्यम बना जा रहे हैं, प्रकाश जावड़ेकर जी पूरे ई माध्यम से शिक्षा देना चाहते हैं जिसका अधिकारी विरोध कर रहे हैं, फिर भी ये डिजिटल इंडिया, डिजिटलाइजेशन से ऐसा ही होगा। एक दुनिया भर की बातें जो वैश्वीकरण, उदारीकरण, कंपनीकरण के, निजीकरण के तहत आई है, वो कौन सी यूनिवर्सिटीज को आगे बढ़ा रही है और वहाँ कौन सी शिक्षा को आगे आप समझाएंगे, आप लोगों को समझाएंगी। अच्छा है, लोगों को समाजवाद समझना चाहिए, गांधीवादी। मैं समझाने की बात नहीं, हम सामूहिक नेतृत्व वाले सब लोग हैं लोग और तमाम जन आंदोलन वही बात समझाएं। आप उसका एक हिस्सा हैं, आप भी समझाएंगी। लेकिन हम एक देखते हैं जो जन आंदोलनों की बात करते हैं हम, तो जो आखिरी जन आंदोलन जो लगता है जिसने कुछ सफलता हासिल की वो आपका नर्मदा बचाओ अभियान था। इसके बाद हमको कोई बड़ा जन आंदोलन नज़र नहीं आता मेरा जी जो जिसने कुछ सफलता हासिल की हो। हाँ, सफलता अलग मायनों में, जनता को लेकर, जनता की सफलता, लोक आकांक्षा पूरी हो, ये नज़र नहीं आता। तो फिर से आप नर्मदा बचाओ आंदोलन की ओर को शुरू करने वाली हैं या फिर उसे नई दिशा, नई गति देने वाली हैं? ऐसा है कि ये बांध जो है सरदार सरोवर, वो एक आज के अजनतांत्रिक और हिंसक विकास का प्रतीक बन गए हैं। 214 किलोमीटर तक पानी भरने के पहले वहाँ के बड़े बड़े 1000-2000 घरों के गांव और एक नगर, 244 गांवों के साथ डुबाने के पहले अति उपजाऊ ज़मीन और दुनिया की सबसे पहली पुरातत्व शास्त्रीय धरोहर, ये सब इसमें पानी के अंदर जाने हैं। आज पहले 4 साल सुप्रीम कोर्ट ने बांध को रोका, फिर 8 साल सुप्रीम कोर्ट के कारण बांध रुका। हमारा उपवास एक निमित्त मात्र होता आया क्योंकि हम बताते आए कि इतने लाख लोग बाकी है। आज भी 2.5 लाख लोग बाकी है। 1500 करोड़ का भ्रष्टाचार न्यायिक जांच आयोग ने मध्य प्रदेश के पुनर्वास में ढूंढ लिया है, इसमें 1589 फर्जी रजिस्ट्रियां अधिकारी दलालों ने की है। लेकिन मध्य प्रदेश और गुजरात की सरकार खास करके महाराष्ट्र को साथ में खींचते हुए इस बांध को पूरा करके अब फांसी का फंदा तैयार है। गेट बंद करने से केवल गर्दन अंदर जाने वाली है, ऐसी स्थिति में ढकेल रहे हैं आगे। तो आप तो आंदोलन को तेज करेंगे आप वहाँ पे? ये हमारा सवाल 31 साल से संघर्ष को देखने वाले तमाम संवेदनशील, विचारशील लोगों के सामने है। हम चाहते हैं कि वो अपना सहयोग दे, वो पत्र लिखे, वो अपने प्रदर्शन करे, वो देखे आकर घाटी में कि क्या हो रहा है। हम तो अपनी अपनी रणनीति बनाकर कानूनी मैदानी आगे बढ़ ही रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेधा जी हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। तो ये थी मेधा पाटेकर हमारे कार्यक्रम आमने सामने में। अगले सप्ताह फिर से मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।